अच्छा, तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे, मतलब वो प्रैक्टिस स्टार्ट करने लगे मार्जिनल का एक इनकम स्टेटमेंट की। सबसे पहले ना, जब भी आपको इस तरह का सवाल आए जिसमें आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी हो या जितना भी इससे रिलेटेड, कोई भी मार्जिनल से रिलेटेड, आपने सबसे पहले कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेनी है। सवाल को देखते हुए कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेनी है। अच्छा, पहली बात तो ये कि वो ना इनकम स्टेटमेंट देता जरूर है एमसीक्यू में, लेकिन वो ये तो इतना लंबी इनकम स्टेटमेंट है ना, कुछ चीजें वो फिर दे देता है, आप डायरेक्टली पुट कर देते हो, वो फॉर्मेट चेक करता है कि फॉर्मेट बच्चे को आता है कि नहीं आता। ठीक है, इसलिए पक्का होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट भी है। देखो यार, सबसे पहली जो आपने चीज करनी होती है ना, वो ये होती है कि आपने कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, और कॉस्ट पर यूनिट एब्जॉर्प्शन मार्जिनल के मुताबिक निकालना है, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। आप सवाल में गए, आपने सवाल में जाके देखा कि हाँ, आपने सवाल में जाके सारी कॉस्ट देखी जो मार्जिनल के मुताबिक है। अब अगर मार्जिनल के मुताबिक आप देखो ना, तो मार्जिनल के मुताबिक आपकी कॉस्ट, अगर मार्जिनल के मुताबिक आप लोग देखो तो आपकी जो कॉस्ट है, सिर्फ ये चार कॉस्ट है, सिर्फ ये चार कॉस्ट है। अगर आप मार्जिनल के मुताबिक देखो तो हम यहाँ से सवाल से उठाते हैं वो चार कॉस्ट, जो चारों कॉस्टों को उठा के हम देखते हैं कि कॉस्ट मार्जिनल के मुताबिक कॉस्ट पर यूनिट क्या बनेगी। ठीक है ना, तो मार्जिनल के मुताबिक अगर देखा जाए, हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल है 2 का, डायरेक्ट लेबर 5, डायरेक्ट एक्सपेंस 3 और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 1। ठीक है, सिर्फ ये चार कॉस्ट है जो मार्जिनल के मुताबिक है। ठीक है ना, इनको सबको ऐड कर दो तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी मार्जिनल की। कॉस्ट पर यूनिट किसकी आ जाएगी? मार्जिनल की। अतः आपको आवाज नहीं आ रही, रीज्वाइन कर लो यार, अगर किसी को आवाज आवाज का इशू है किसी को यार, मेरी तरफ से। सर अभी ठीक है, पहले स्टक कर रहे थे आप। अच्छा। अच्छा देखो, कॉस्ट पर यूनिट क्या सीन है कि मार्जिनल की कॉस्ट पर यूनिट जो है, मार्जिनल की कॉस्ट पर यूनिट जो है, ये देखो, मार्जिनल की कॉस्ट पर यूनिट जो है वो हमने निकालने के लिए चार कंपोनेंट ऐड किए। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। इन सबको ऐड करते हैं, 2 5 7 3 10, 10 और 1 11। हमें पता चला कि मार्जिनल के मुताबिक जो कॉस्ट पर यूनिट इस क्वेश्चन में है वो 11 है। ठीक है, हमें पता चला कॉस्ट पर यूनिट क्या 11 है। 2 + 5 + 3 + 1 11, कॉस्ट पर यूनिट हमने क्या निकाल ली? 11। अब कहीं पे इनकम स्टेटमेंट के अंदर जहां जरूरत पड़ेगी कॉस्ट पर यूनिट की, वहां हम 11 लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, से अब हम स्टार्ट करने लगे इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहला क्या होता है, सबसे स्टार्ट जहां से होती है इनकम स्टेटमेंट, वो है सेल्स। सेल्स के लिए आपने क्या करना था, अगर तो आपको सेल्स दी होती सवाल में टोटल। ठीक है, हम सवाल में जाते हैं, सवाल में देखते हैं क्या गिवन है सेल्स से रिलेटेड। अगर देखा जाए तो उसने हमें ना सवाल में ना एक दिए हुए सेल्स यूनिट्स 11,000 सेल्स यूनिट्स दिए हुए हैं, और सेलिंग प्राइस 40 पर यूनिट। ठीक है, सेल्स यूनिट्स और सेलिंग प्राइस, उसने हमें टोटल सेल्स नहीं दी, लेकिन हमें हमारे लिए टेंशन नहीं, उसने हमें दोनों चीजें दी हुई हैं जो फॉर्मूला ये थी। फॉर्मूला क्या था? सेल्स यूनिट्स इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेल्स यूनिट है 11,000, ये देखो ये लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस उसने कितनी दी है? 40, 40 पर यूनिट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 4,40,000, 11,000 इंटू 40, 11,000 इंटू 40, 4,40,000। ये आपके पास आ गई है सेल्स, ये आपके पास क्या आ गई? सेल्स आ गई। ठीक है, अब आपकी सेल्स आ गई। ये तो सिंपल सा होता है हमेशा, ये इतना ही सिंपल होता है कि सेल्स यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। इसके आगे आपने क्या माइनस करनी है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। माइनस आगे इसमें से क्या करना है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स बेसिकली आपको वैसे नॉर्मली गिवन कम होता है, लेकिन अगर गिवन हो तो आप लिख लेते हो। बड़ा कोई रेयर चांस होता है कि जब आपको गिवन हो, ज्यादातर गिवन नहीं होता, ये मतलब आपको खुद ही निकालना पड़ता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला यूज करना है, वो फॉर्मूला ये है, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक के लिए मैंने आपको क्या कहा था? ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स, उसको मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट पर यूनिट के साथ। ये मैं जगह इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ मैं लिख दूंगा फिर वो वैल्यू। प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन के यूनिट्स मल्टीप्लाई कॉस्ट पर यूनिट। आगे क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स मल्टीप्लाई कॉस्ट पर यूनिट।
ठीक है। अब मसला क्या आ रहा है कि सवाल के अंदर अगर देखा जाए तो उसने हमें बजटेड प्रोडक्शन दी है, एक्चुअल प्रोडक्शन दी है, कॉस्ट पर यूनिट के बाद उसने हमें सेल्स यूनिट्स दी हैं, वेरिएबल, नॉन प्रोडक्शन, फिक्स प्रोडक्शन। उसने हमें कहीं पे भी ओपनिंग स्टॉक के बारे में नहीं बताया। पहले मैं ओपनिंग स्टॉक की बात कर रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक के बारे में उसने हमें बताया नहीं है। ये जो ओपनिंग स्टॉक है इस बारे में कहीं नहीं बताया कि पिछले महीने से इतने यूनिट्स बच के इस महीने आ गए हैं तो हम वो यूज कर लें। यानी कि ओपनिंग स्टॉक है जीरो, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट जीरो है। आगे कॉस्ट पर यूनिट चाहे 2 लाख भी हो, जब जीरो है तो वो ओपनिंग स्टॉक तो है ही जीरो। ठीक है, ये आ गया जीरो, उसने इस सवाल में नहीं बताया। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के यूनिट्स कितने हैं? प्रोडक्शन यहाँ पे एक्चुअल यूज करनी है आपने। अगर आपको बजटेड और एक्चुअल प्रोडक्शन दी हुई है तो आपने एक्चुअल यूज करनी है। अच्छा, अगर एसीसी का असूल है, अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल आता है जो आप जिसमें आपने क्या कहते हैं एक्चुअल यूज करना है, जैसे ये सवाल है और आपको सवाल में एग्जाम में एक्चुअल नहीं दिया हुआ लेकिन बजटेड दिया हुआ है, तो उस केस में, सिर्फ उस केस में अगर एक्चुअल नहीं दिया हुआ तो आप बजटेड यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक्चुअल भी दिया हुआ है तो आपने एक्चुअल यूज करना है। कितने यूनिट्स है? 12,000 यूनिट्स है, इनटू कॉस्ट पर यूनिट 11। कॉस्ट पर यूनिट तो ये देखो ना, मार्जिनल के मुताबिक 11 ही आई हुई है। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ना, एक बात याद रखना, जब भी सवाल आएगा ना ओपनिंग स्टॉक के बारे में तो वो बताता है या नहीं बताता। अगर नहीं बताता जीरो, बताता तो ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में आपको दिखने में लगेगा वो नहीं बता रहा, लेकिन वो बता रहा होता है। इस सवाल के अंदर मैंने कहीं पे भी नहीं लिखा क्लोजिंग स्टॉक कितना है। लेकिन यार क्लोजिंग स्टॉक के बारे में एक लॉजिक सुनो। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली होता है जितने यूनिट्स आपने बनाए, आपके पास अवेलेबल है, उसमें से जितने बिक गए वो जो सेल्स है, बाकी जो बच गए हैं वो क्लोजिंग स्टॉक है। अब अगर हम अपना क्वेश्चन देखें, हमने असल में 12,000 यूनिट्स बना लिए, फैक्ट्री में 12,000 यूनिट्स बन गए हुए हैं। फैक्ट्री में इस महीने के लिए या इस साल के लिए, जितने भी साल की है, जितने भी महीने की इनकम स्टेटमेंट बन रही है, हमने 12,000 यूनिट्स बना लिए उस पीरियड के लिए। उस पीरियड में जिस पीरियड में हमने 12,000 यूनिट्स बनाए, हमने बेचे कितने? 11,000। 12,000 यूनिट्स बनाए, बेचे कितने? 11,000। बाकी जो हजार है वो कहाँ पे है? फेंक तो नहीं ना दिए कहीं जाके, दरिया में फेंक तो नहीं है ना? हजार जो है ना, ये है क्लोजिंग स्टॉक। ये इस महीने का क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स। ठीक है, तो हजार में यूज करूंगा क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स के हिसाब से। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन माइनस सेल्स, प्रोडक्शन के यूनिट्स माइनस सेल्स के यूनिट्स, आपके पास क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। मल्टीप्लाई कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट वही 11 यूज करनी है। ठीक है। अच्छा 12, ये आ जाएगा आपके पास 132,000। ये दोनों तो ऐड होने थे, ओपनिंग स्टॉक और प्रोडक्शन, माइनस करोगे यहाँ से इसको 11,000। ठीक है, 11,000। अच्छा, अब मैंने वो क्या कहा था, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये क्या कहते हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन की बात कर रहे हो जुएब? एक्चुअल प्रोडक्शन की बात कर रहे हो कि अगर हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं गिवन होंगे? हाँ, सुएब ने सवाल पूछा कि अगर हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं गिवन फिर कैसे क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। मैंने कहा साइलेंट केस में आप बजटेड प्रोडक्शन को एक्चुअल ही कंसीडर करोगे, उसको क्लोजिंग स्टॉक के लिए भी निकालने के लिए भी वही यूनिट यूज करोगे। नॉर्मली जो प्रोडक्शन यूनिट की जगह जो यूज करना है बजटेड प्रोडक्शन, वो ही यूज करोगे। ठीक है, अगर वो, क्योंकि देखो गिवन नहीं है, एग्जामिनर ने खुद चाह रहा है कि वो नहीं दे रहा, खुद चाह रहा है कि वो बजटेड ही यूज करो आप, तो आप वही यूज करो सब कामों के लिए। ठीक है। अच्छा, ये आपके पास आ गया 132 माइनस 11,000। ये आपके पास आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी? 121,000। 121,000। एक मिनट जरा रुको, आपको एक खुशखबरी देने लगो यहाँ पे। हाँ, एक बात याद रख लो, ये बहुत बहुत जिन्होंने, जो बेसिकली F2 के भी हैं, जो MA2 के भी हैं, अगर उन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा हुआ तो क्या कहते हैं टीचर्स, ये छोटा सा शॉर्टकट है ये नहीं बताते। वो इसलिए नहीं बताते ताकि स्टूडेंट शॉर्टकट की तरफ भागे ना, अपनी जगह वो ठीक करते हैं। लेकिन ये शॉर्टकट जो है कभी कभार टाइम मैनेजमेंट में काम आता है, और फायदा होता है कि आप टाइम बचा के जल्दी कर सकते हो और टेंशन नहीं है ये सारी। एक स्टूडेंट है ना, उसके लिए ये टेंशन बन जाती है, अच्छा यार कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक, प्रोडक्शन, क्लोजिंग स्टॉक, सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे, फिर ये करने के बाद फाइनल निकालना है। मुश्किल नहीं, मैं ये इससे भागने को नहीं कह रहा आप लोगों को, है मुश्किल नहीं, आसान है। तो एक बच्चा कहता है यार क्या टेंशन है, हमने कौन सा फॉर्मेट दिखाना है, हमने तो फाइनल MCQ का आंसर बताना है एग्जामिनर को, उसको क्या पता मैंने कैसे कैलकुलेट किया हुआ है। आप लोगों ने एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, छोटा सा पॉइंट,
ये सिर्फ आपको जो सिखाया है सिर्फ फॉर्मूले के लिए सिखाया है, क्योंकि फॉर्मेट का अगर कभी कोई पूछ ले तो पता हो। शॉर्टकट क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने का मैं आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताता हूँ, ये डायरेक्ट 121,000 आ जाएगा। इस टेंशन में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ना ओपनिंग देखोगे ना क्लोजिंग देखोगे, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली जाओ, कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू निकालो। किस तरह? मैंने पूरा फॉर्मूला क्या यूज किया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सबकी वैल्यू ली, फिर वैल्यू में से ओपनिंग स्टॉक और प्रोडक्शन को ऐड किया, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया, फाइनल आंसर आपके सामने रख दिया। जो शॉर्टकट मैं बताने लगा हूं वो ये है, उसको मैं ब्लैक कलर से लिख देता हूँ ताकि पीडीएफ में आपको पता हो कि मैंने शॉर्टकट लिखा है। ये ना करना कि उसको भी यूज कर लेना और लॉन्ग तरीका को भी, एक तरीका यूज करना है दोनों में से। शॉर्टकट ये, डायरेक्टली सेल्स यूनिट्स उठाओ, उसको मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट पर यूनिट के साथ। डायरेक्टली सेल्स यूनिट्स उठाओ, उसको मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट पर यूनिट के साथ। सेल्स यूनिट्स कितने हैं ऊपर, ये 11,000 सेल्स यूनिट्स है, कॉस्ट पर यूनिट क्या है 11, देख लो डायरेक्ट आंसर आएगा। तो वो सिर्फ आपको फॉर्मूले के लिए बताया, और ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है। और ये मेरा ख्याल है कि आपको इसी पे शॉर्टकट पे पक्का हो जाना चाहिए। इतना टाइम बचा लोगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट बचा लोगे एक एमसीक्यू के पीछे, ठीक है। फायदा, एग्जाम में प्रेशर बढ़ जाता है और गलती होने के चांसेस भी कम है, जितनी कम कैलकुलेशन होगी उतनी कम चांसेस है, ठीक है। तो सेल्स यूनिट्स को डायरेक्टली कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करो, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, ठीक है। यूज यही करना है फॉर्मूला सिर्फ आपको, क्योंकि ये फॉर्मूला आ जाता है। वो फॉर्मूला पूछ लेता है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला बताओ, फिर तो आपको पता होना चाहिए था ना। ये सीन है। खैर, आपने 4,40,000 में से 1,21,000 माइनस किया, तो आपके पास आ गया ग्रोस कंट्रीब्यूशन 4,40,000 माइनस 121,000, 3,19,000। ग्रोस कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 3,19,000। इसमें से आपने माइनस करना है वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। इसमें आपने माइनस क्या करनी है, वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का ये हिसाब किताब है कि आप, मैंने कहा था इसके बारे में मैं बाद में जाके बताऊंगा सवाल में। असल में आपके पास जो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसके लिए आप जो यूनिट, उसने आपको नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट दिया पर यूनिट में, उसने पता क्या बताया, वो ये देखो, वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट 3 पर यूनिट। यानी कि वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में कह रहा है कि जितने यूनिट्स बनते जाएंगे हर यूनिट के पीछे 3 रुपए लगते जाएंगे। अब आप परेशान हो जाओगे कि मैं कौन से यूनिट उठाऊं, मेरे पास तो सवाल में 10,000 भी गिवन है, एक्चुअल प्रोडक्शन 12,000 भी गिवन है, सेल्स यूनिट्स 11,000 भी गिवन है। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में एक बात याद रखनी है, नॉन प्रोडक्शन का मतलब क्या है, जो प्रोडक्शन नहीं है। नॉन प्रोडक्शन का मतलब क्या है, अगर इंग्लिश उर्दू ट्रांसलेशन का ओके आप लोगों का सीन पक्का आती है ट्रांसलेशन, तो नॉन प्रोडक्शन का मतलब क्या है, नॉन प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्शन नहीं है। तो आपने यहाँ पे वो यूनिट्स यूज करने हैं जो प्रोडक्शन नहीं है। बजटेड प्रोडक्शन नहीं भाई, मैं ये यूज नहीं कर सकता, ये तो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन यार नहीं, जब कॉस्ट ही नॉन प्रोडक्शन है तो मैं प्रोडक्शन यूनिट्स यूज करके क्या करूं, सेल्स यूनिट्स। यहाँ पे वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन, जितनी भी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके लिए आपने सेल्स यूनिट्स यूज करने हैं, और प्रोडक्शन की कॉस्ट के लिए आप प्रोडक्शन यूनिट्स यूज करोगे सिर्फ, बस, ठीक है। दोबारा सुन लो, नॉन प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन यूनिट्स यूज नहीं करने टोटल कॉस्ट निकालने के लिए, तो मैं यह यूज करूंगा सेल्स यूनिट्स 11,000 इंटू को, यहाँ पे मैंने क्या यूज करना है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है उसने कितनी, ये देखो 3 पर यूनिट, तो मैं 3 लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। 33,000, 33,000। सजील, अता सजील ने मुझसे पूछा कि अगर ओपनिंग स्टॉक गिवन हो सवाल में, ऊपर जो मैं आपको शॉर्टकट बताया है, फिर हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओपनिंग हो ना हो ये मैटर नहीं करता, डायरेक्टली सेल्स यूनिट्स को मल्टीप्लाई करो कॉस्ट पर यूनिट के साथ, ठीक है, कोई इशू नहीं इसमें। अच्छा, ये 33,000 मैंने इसमें से माइनस कर दिया, क्या, वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। निकालता हूं मैं कैलकुलेट करके, 3,19,000 माइनस 33,000, 286,000, 286,000, ठीक है। 286,000 में, 286,000 में से मैंने माइनस करने हैं, इसमें से माइनस करनी है टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि टोटल कंट्रीब्यूशन में से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो, उसमें एक प्रोडक्शन है एक नॉन प्रोडक्शन है, फिर हमारा आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। अब प्रोडक्शन का क्या सीन है, प्रोडक्शन का क्या सीन है, यहाँ पे अगर आप आओ, ये तो फिक्स नॉन प्रोडक्शन है ना, तो फिर प्रोडक्शन तो अभी नहीं, नॉन प्रोडक्शन ये कि मैंने पहले प्रोडक्शन देखनी है, तो सवाल में ऊपर आओ, सवाल में देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखो,
उसने आपको कॉस्ट पर यूनिट के अंदर दिया था फिक्स प्रोडक्शन, लेकिन हमने यहाँ पे यूनिट के अंदर नहीं यूज करना है, इसके अलग यूज करना है। उसने आपको दिया हुआ 2 पर यूनिट की, एक यूनिट के पीछे 2 रुपए की फिक्स प्रोडक्शन लगती है, ठीक है, यानी $2 पर यूनिट। अब कौन से यूनिट यूज करोगे, मेरी बात सुनो। पहले मैंने आपको कहा था कि वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन में ना जो यूनिट्स यूज होंगे वो प्रोडक्शन नहीं होंगे, क्योंकि वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। लेकिन अभी देखो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो जहां पे प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है टोटल में, वहां प्रोडक्शन यूनिट्स यूज करोगे। तो यहाँ पे आप प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो आपने प्रोडक्शन यूनिट्स यूज करने हैं। प्रोडक्शन यूनिट आपके पास कितने हैं, 12,000 एक्चुअल यूज करोगे, ठीक है। तो 12,000 इंटू 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 24,000। 12,000 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 24,000। और नॉन प्रोडक्शन में आप यूज करोगे नॉन प्रोडक्शन की यूनिट्स, नॉन प्रोडक्शन में आप यूज करोगे नॉन प्रोडक्शन की यूनिट्स, यानी सेल्स यूनिट्स 11,000 मल्टीप्लाई 2 पर यूनिट 22,000। क्यों ये 2 पर यूनिट, क्योंकि उसने दिया हुआ है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है ना। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 22,000, यानी कि 2,86,000 में से मजीद कितना माइनस करना है मैंने, 24,000 माइनस 22,000, 240,000 मेरा प्रॉफिट आ गया। 240,000 मेरा प्रॉफिट आ गया। यानी मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू मैंने क्या किया है, मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू मैंने बेसिकली सबसे पहले सेल्स निकाली, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस की, उसका शॉर्टकट बताया, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आया, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन में से वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन माइनस की, लेस टोटल कंट्रीब्यूशन आया, उसमें से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस की, और फाइनल आंसर आ गया प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ तक अगर सबको क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो। अगर कोई पॉइंट पूछना है पॉइंट पूछ लो, कोई क्लियर है तो यस लिख दो एक मरतबा। ये क्वेश्चन है, सबको क्लियर है। सर सर ये चीज पूछनी है कि जैसे वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड और वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड और फिक्स नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड, ये चार चीजों में से वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड और फिक्स नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड ये तो समझ आती है, लेकिन वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इसका क्या मतलब, एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं कि वो फिक्स भी है पर फिर भी प्रोडक्शन भी है, और वेरिएबल वेरिएबल भी है और फिर भी नॉन प्रोडक्शन है, ये क्या है? हाँ सही है। देखो एक हमने चैप्टर पढ़ा था कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन, एक हमने पढ़ा था कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन के अंदर ये सीन था, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन जो था उसका ये सीन था कि क्या कहते हैं, उसके अंदर हमने पढ़ी थी प्रोडक्शन, नॉन प्रोडक्शन, ये चीजें, ठीक है। दूसरी साइड पे जिस वक्त आप हमने पढ़ा कॉस्ट बिहेवियर, उसमें हमने पढ़ा था वेरिएबल फिक्स। इस चीज का कोई ताल्लुक नहीं होता प्रोडक्शन या नॉन प्रोडक्शन के साथ कि वो वेरिएबल होगी या फिक्स होगी। प्रोडक्शन के अंदर भी वेरिएबल भी हो सकती है, फिक्स भी हो सकती है, नॉन प्रोडक्शन के अंदर भी वेरिएबल भी हो सकती है, फिक्स भी हो सकती है, क्योंकि वो एक अलहदा चीज है, वो एक अलहदा चीज है। वो चैप्टर अलहदा था, प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन बता रहा था। हाँ, प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन को आगे मजीद डिवाइड कर दिया इनटू फिक्स प्रोडक्शन, वेरिएबल प्रोडक्शन, नॉन प्रोडक्शन को डिवाइड कर दिया फिक्स नॉन प्रोडक्शन, वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन। तो ये चारों कॉस्ट एग्जिस्ट करती हैं, मतलब कि प्रोडक्शन के आगे भी दो टाइप्स हैं और नॉन प्रोडक्शन के आगे भी दो टाइप्स हैं। अब आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो यही था, या फिर क्या कहते हैं इसके अलावा एग्जांपल्स में बता देता हूँ। देखो अब जैसे वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन है, वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन है, सेल्समैन का कमीशन, सेल्समैन का कमीशन देखा जाए, कमीशन क्या होता है, वेरिएबल होता है। सेल्समैन है, नॉन प्रोडक्शन है, तो वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है सेल्समैन का कमीशन, ठीक है। डिलीवरी वैन को जो फ्यूल के पैसे दे रहे हैं, वेरिएबल है, क्योंकि जितना किलोमीटर वो चलाएगा उतने पैसे देंगे, वेरिएबल है, बिल्कुल वेरिएबल है। क्या डिलीवरी वैन प्रोडक्शन का पार्ट है, नहीं, नॉन प्रोडक्शन है, ठीक है, नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन है। फिक्स प्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो ये हमारे पास एक फैक्ट्री रेंट आता है, रेंट आप देते हो, फिक्स है। फैक्ट्री में काम करने वाला सुपरवाइजर को जो फिक्स पार्ट दे रहे हो, फिक्स वाला, ठीक है, तो देखो उसको आप दे रहे हो फिक्स, पैसे दे रहे हो। प्रोडक्शन में काम कर रहा है, फैक्ट्री में बिल्कुल कर रहा है, पैसे जो, और क्या कहते हैं ओवरहेड के लिए ऐसे देखना है तो ओवरहेड भी है, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट प्रोडक्शन में आता है, ठीक है। ये सीन है, ये एग्जांपल्स है। अगर इसके अलावा कुछ फिर भी इशू, मुझे असल में ना आपका सवाल प्रॉपर क्लियर नहीं हुआ था, तो जितना मुझे समझ आया था मैंने बता दिया। इसके अलावा कुछ पूछना तो पूछ लो। सही सर, सही है, यही पूछना था, गुड है, गुड है। अच्छा, जुहेब ने पूछा है वही कैंसल्ड वेरिएबल कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट एंड नॉन प्रोडक्शन। देखो जुहेब, हमने क्या किया, आपने ना टेंशन नहीं, इस चीज की टेंशन नहीं लेनी कि हमने कौन कौन सी कॉस्ट माइनस की, हमने सब कॉस्ट माइनस की है।
वो किसी शक्ल के अंदर, शक्ल उनकी मुख्तलिफ है। जैसे अब कॉस्ट पर यूनिट के अंदर से ना हमने काफी कॉस्ट माइनस कर ली हुई है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट भी हमने इसके अंदर से माइनस कर ली हुई है क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट का पार्ट था, ये देखो, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ग्रोस कंट्रीब्यूशन जब आया उसके बाद वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन की। अब वेरिएबल के हिसाब से सारी प्रोडक्शन और सारी नॉन प्रोडक्शन माइनस हो चुकी हुई है टोटल कंट्रीब्यूशन तक। पीछे रह गई फिक्स, फिक्स का भी प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन, क्योंकि सेल्स में से सारे खर्चे माइनस करते हो तो प्रॉफिट आता है। नेट प्रॉफिट बेसिकली आया है ये ना, आखिरी प्रॉफिट सब कुछ माइनस करके। तो पहले हमने वेरिएबल प्रोडक्शन यहाँ से माइनस की हुई है इस कॉस्ट पर यूनिट से, फिर वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन यहाँ से, फिर टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया, उसके आगे से टोटल फिक्स कॉस्ट की प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन सारी कॉस्ट माइनस हो गई क्योंकि टोटल यही कॉस्ट होती है सारी। तो क्या आ गया आपके पास? नेट प्रॉफिट। ठीक है जुएब? हाँ भाई जुएब, क्लियर है? अच्छा, अब क्या हिसाब किताब है कि अब हम जाने लगे हैं टूवर्ड्स सेकंड कॉन्सेप्ट। टूवर्ड्स सेकंड कॉन्सेप्ट, हमारा जो सेकंड कॉन्सेप्ट है उसका नाम क्या है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग भी बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी बोलते हैं। असल में ना, जिस वक्त मैं मार्जिनल के झांसे में आ रहा था ना, मार्जिनल का अपनी जगह कॉन्सेप्ट ठीक है, उन्होंने लॉजिक दी थी शुरू में, भाई हम क्यों नहीं मानते उसको फिक्स। याद है वो मैंने आपको बोला था, वो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को पीरियड कॉस्ट मानते हैं, प्रोडक्ट नहीं मानते। मैं सब कुछ कर रहा था, मार्जिनल वाला मुझे झांसे में ले रहा था, मैं उसके झांसे में आ गया, मैंने सब कुछ अपना बिजनेस पे मार्जिनल पे लगा दिया, मतलब मार्जिनल के मुताबिक करने लग गया। एब्जॉर्प्शन जो है ना, छुप छुप के सुन रहा था सारी बातें। एब्जॉर्प्शन जैसे कह लो यार, अपना कुत्ते और बिल्ली का सीन होता है ना, ये एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल का सीन है। आपस में बड़ा इनके इख्तलाफ, बड़े और बड़े बारीक इख्तलाफ है। मतलब ये होता है ना कि सीधी चल रही है बात, वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल इनके इख्तलाफ बड़े बारीक है। अच्छा, एब्जॉर्प्शन सुन रहा था चुप करके। एब्जॉर्प्शन ने देखा यार ये बंदा, इसको अपनी बातें सुनाई जा रहा है, सुनाई जा रहा है, सुनाई जा रहा है, रुक ही नहीं रहा और अपने कॉन्सेप्ट दे ही जा रहा है, अपनी इनकम स्टेटमेंट दे दी है। हम यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लेके बैठे हैं, हम फिर मैंगो लगा लें। तो एब्जॉर्प्शन वालों मेरे पास आया, उसने कहा मेरा बेटा जरा तुम मेरी बात सुनो। तो एब्जॉर्प्शन ने मुझे कहा कि भाई तुम उसकी बातों में आ गए हो, तुमने ना सोचा कि यार तुम बचपन से जो चीज करते आ रहे थे उस पर उसने एक एक एग्जांपल दी और तुमने उसकी बात मान ली। मैंने कहा यार लॉजिक भी तो उसने दी है। उसने कहा यार लॉजिक हमसे लो। होते नहीं है यार वो दुकानदार खराब करने वाले, वो गाह खराब करने वाले, कस्टमर खराब करने वाले लोग। लॉजिक मुझसे लो। अच्छा जी, लॉजिक दे दो। एब्जॉर्प्शन कहता है, गौर से सुनना, अब लॉजिक सुनना। एब्जॉर्प्शन कहता है कि एब्जॉर्प्शन कहता है कि भाई सीन ये है कि क्या कहते हैं, उसने एग्जांपल क्या दी थी तुम्हें? मैंने कहा एग्जांपल ये थी कि फैक्ट्री का हम रेंट दे रहे थे, हम यूनिट्स बनाते थे तो फिर भी रेंट दे रहे हैं, यूनिट्स नहीं बनाते फिर भी रेंट दे रहे हैं। तो इस वजह से ये कैसी प्रोडक्शन कॉस्ट है कि यूनिट बनाओ या ना बनाओ आप कॉस्ट लगा रहे हो। एब्जॉर्प्शन वालों ने कहा कि तुम मुझे एक बात बताओ। एब्जॉर्प्शन वालों ने मुझे कहा तुम मुझे एक बात बताओ, तुम कारोबार कर रहे हो, तुमने फैक्ट्री ली प्रोडक्शन के लिए, यूनिट्स बनाने के लिए। एब्जॉर्प्शन वालों ने कहा तुम मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम फैक्ट्री लोगे तो क्या तुम फैक्ट्री को वेला छोड़ोगे? किसी से रेंट पे फैक्ट्री लेके मैं कोई कोई यूनिट ना बनाऊं, ऐसा हो सकता है? प्रैक्टिकल सोचो। एब्जॉर्प्शन वालों ने कहा वो तो तुम्हें लिख के बात तो किताबी बातें बता रहा है, तुम प्रैक्टिकल सोचो। तुमने किसी से फैक्ट्री ली है और तुम ऐसे फजूल में रेंट दे जा रहे हो बगैर यूनिट्स बनाए। तुम यूनिट्स क्यों नहीं बनाओगे भाई? यूनिट्स बनाओगे तो कारोबार चलाओगे। कारोबार नहीं चलाना था तो फैक्ट्री क्यों लोगे? फैक्ट्री ली है क्योंकि कारोबार चलाना है, कारोबार चलाना है तो यूनिट्स बनाओगे। प्रैक्टिकल सोचो। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो एब्जॉर्प्शन की बात बिल्कुल ठीक है कि भाई फैक्ट्री हमने ली क्यों थी? कारोबार चलाने के लिए। कारोबार चलाना है, यूनिट्स बनाने हैं, यूनिट्स बनाने हैं, फैक्ट्री यूनिट्स बनाओगे। एब्जॉर्प्शन मार्जिनल कहता है जीरो बनाओगे फिर भी रेंट दोगे। भाई जीरो क्यों बनाओगे? प्रैक्टिकल सोचो, बनाओगे कुछ ना कुछ बनाओगे क्योंकि कारोबार चलाना है। जीरो तब बनाओगे जब कारोबार नहीं चला रहे, कारोबार नहीं चला रहे तो फैक्ट्री रेंट पे क्यों ली है? बात समझ आ रही है कि एब्जॉर्प्शन का प्रैक्टिकल हो गया। सोचो ना, दुनिया में प्रैक्टिकलिटी भी कोई चीज होती है, सब कुछ बुकिश नहीं होता। तो उसने कहा कि नहीं भाई, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड भी क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट है। और उसने कहा ये 5 की 5 ही कॉस्ट पर यूनिट का पार्ट बनेगी। ये कौन बोला? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, मतलब ये बात दो स्कूल ऑफ थॉट्स है, मतलब कि दोनों सही है अपनी जगह।